सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आशा है आप सब सही होंगे। तो कल जो हमने देखा था चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, और जो फाइयान का भारत यात्रा वृत्तांत, उनमें गुप्त काल के बारे में लिखा हुआ था। उसमें सामाजिक शिस्तियां देखी थी, धार्मिक शिस्तियां, अर्थव्यवस्था के बारे में फाइयान ने लिखा हुआ था। पाटलिपुत्र के बारे में फाइयान ने बताया। तो आज हम बात करते हैं कि गुप्त काल का प्रशासन कैसा था। ये जो बताया था कि प्रशासन, ये जो बताया था कि पहले फाइयान ने हो क्योंकि मैं बताया था कि गुप्त काल का प्रशासन कैसा था और सामाजिक शिस्ति कैसी थी, धार्मिक शिस्ति कैसी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और पाटलिपुत्र के बारे में फाइयान ने लिखा था। तो आज हम जो बात करेंगे फाइयान से हटके कि और भी विद्वान जैसे ब्राह्मीर, कालिदास और अवंती, ये गुप्त काल के में रहते थे। तो उनके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं कि उस समय, और जो अभिलेख जो मिले हैं कि उस समय गुप्त काल का प्रशासन कैसा था, और गुप्त काल केंद्रीय प्रशासन कैसा था, प्रांतीय प्रशासन कैसा था, जिला प्रशासन कैसा था, और ग्रामीण प्रशासन कैसा। ठीक है, तो आज हम एक एक करके उनको विस्तार से देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो है गुप्त काल का प्रशासन। आइए शुरू करते हैं गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल का प्रशासन। सबसे पहले हम गुप्त काल के प्रशासन के बारे में देख। तो गुप्त शासकों का साम्राज्य एक बड़ा क्षेत्र था। ये सबको पता है कि जो गुप्त काल जो था, तो गुप्तों का जो साम्राज्य जो था एक बहुत बड़ा क्षेत्र, और उसको सीधी बात है, अगर बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो उसको अकेले नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अकेले नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो यानी कि प्रत्यक्ष जो शासन है वो इतने बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो इसलिए गुप्तों ने क्या किया कि कई जगह पर तो अपना प्रत्यक्ष शासन, और कुछ जगह पे अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है, अतः इसे संचालित करना अप्रत्यक्ष रूप से आसान नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से आसान नहीं था। ठीक है, इसीलिए इनके शासकों ने प्रशासन कई इकाइयों में बांट दिया। ठीक है, यानी कि गुप्त काल के जो शासक जो थे, इन्होंने प्रशासन को या साम्राज्य को कई भागों में बांटा, और इसी समय सामंतवाद का उदय हुआ। ठीक है, इसके काल में गुप्तों के सामंतवाद यहीं से आया। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमको कालिदास की जो साहित्यक जो है उससे, और जो पुरातात्विक जो हमें मुद्राएं मिली हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, जहां जहां से हमको तो मुद्रा या सिक्के मिले हैं, इससे ये पता चलता है कि प्रशासन बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर साम्राज्य को बांट लिया। ठीक है, प्रशासन बटा हुआ। ठीक है, अब उद्देश्य क्या था? प्रशासन जो बांटा हुआ था गुप्तों ने, इसका क्या उद्देश्य था? क्यों बांटा हुआ था? इसलिए बांटा हुआ था। पहला उद्देश्य तो ये था कि इतना बड़ा साम्राज्य जो था, ये ऐसे कैसे बनाए रखना था, यानी कि बड़े साम्राज्य का निर्माण करना, एकता व अखंडता बनाए रखना। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो था वो कौन सा था? कि राजस्व प्राप्त। ठीक है, तो ये जो
गुप्त काल के बारे में जो प्रशासन जो था, इसके बारे में कुछ तथ्य आइए देखते हैं। गुप्त काल का साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र पर था। आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल का साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र पर था। ठीक है, उनको पता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसपे गुप्त राज कर रहे थे। ठीक है, अब बहुत बड़े क्षेत्र पर होगा तो इसके ऊपर जो नियंत्रण करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अतः है इसे संचालित करना, संचालित या चलाना, इस पर राज करना करना प्रत्यक्ष यानी कि सीधा कंट्रोल में प्रत्यक्ष रूप से आसान नहीं। ठीक है, जैसे भारत लगा लो, अब वर्तमान में भारत जो है इसके ऊपर क्या है, जैसे सेंटर में किसकी सरकार है, मोदी जी, मोदी जी की सरकार है। ठीक है, और उनके सहयोग के लिए क्या है, मंत्री परिषद है। और फिर राज्य जो है वो पूरा जो प्रशासन जो है, जो भारत है वो बांटा हुआ है किसमें, राज्य में। और जो राज्य जो है वो किसमें बांट रखे हैं, जिलों में। ठीक है, जिला जो बांट रखा है वो किसमें बांट रखा है, गाँव में। ठीक है, जो तहसील है तहसीलों में बांट रखा है। फिर जो तहसील जो है वो किसमें बांट रखी है, ब्लॉकों में यानी कि खंडों में। और जो खंड जो बांट रखे हैं वो किसमें है, गाँव में। ठीक है, तो ये विभाजन है। इसलिए कई जगह पे अब जो राज किया जा रहा है वो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसे संचालित करना क्या था, प्रत्यक्ष रूप से आसान नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए इनके शासकों ने, कि किन के शासकों ने, गुप्त काल में जो शासक जो आए थे उन्होंने, इसीलिए इनके शासकों ने प्रशासन कई इकाइयों में बांटा। इसीलिए इनके शासकों ने प्रशासन कई इकाइयों में बांटा। ठीक है, कई इकाइयों में बांट दिया। ठीक है, इसी समय सामंतवाद का उदय हुआ था। इसी समय सामंतवाद का उदय हुआ। उद्भव हुआ। अब प्रशासन कई इकाइयों में बटा, तो जो इकाइयां जो हैं उनको संभालने के लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर अपने आदमी बैठाई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सामंतवाद का क्या हुआ, उदय हुआ। पद बनाए उनके लिए अलग अलग। ठीक है, उनको आगे देखें कौन सा पद कहाँ पे था। ठीक है, ये जानकारियां, ये जानकारी कालिदास के साहित्य व मुद्रा व सिक्कों से मिलती है।
अब सिक्कों से कैसे मिलती हैं? जहां जहां सिक्के मिले भूतकाल के, वहां वहां इनका प्रशासन माना जाता है। अब प्रशासन बांटा, तो प्रशासन बांटने के उद्देश्य क्या थे? क्यों बांटा प्रशासन बांटने के उद्देश्य? क्यों बांटा भाई प्रशासन? गुप्तों ने प्रशासन क्यों बांटा? तो पहला इनका उद्देश्य था, पहला उद्देश्य तो यही था कि बड़े साम्राज्य का निर्माण। पहला उद्देश्य बड़े साम्राज्य का, साम्राज्य का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य क्या था फिर? दूसरा उद्देश्य इनका यह था कि एकता और अखंडता बनाए रखें। एकता व अखंडता बनाए रखना। और तीसरा उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था, वो था राजस्व, यानी कि कर। ठीक है, तो तीन उद्देश्य थे इनके। उद्देश्य के लिए इन्होंने की गुप्तों ने क्या किया? प्रशासन को कई इकाइयों में बांट दिया। और गुप्तों के काल में ही सामंतवाद का उद्भव हुआ। ठीक है? अब देखते हैं प्रशासन का स्वरूप कैसा था। ये गुप्त काल में प्रशासन का स्वरूप, प्रशासन का स्वरूप कैसा था? ठीक है, तो सीधी बात है, राजतंत्र था। राजा होता था, राजा प्रमुख है तो राजतंत्र। तो पॉइंट नंबर एक, राजतंत्र प्रशासन था। राजतंत्र शासन था। ठीक है, पॉइंट दो, सभी शक्ति राजा के पास थी। अब राजतंत्र होगा तो राजा के पास शक्तियां होंगी। सभी शक्तियां इसके पास थी, राजा के पास। ठीक है, राजा का जो पद जो था, तीसरा पॉइंट ये था कि एक तो राजतंत्र प्रशासन था, राजा होता, सभी शक्तियां राजा के पास थी। और राजा के पद को क्या माना जाता था? देवीकरण। ठीक है, राजा का पद देवीकरण हो जाता था। देवीकरण का मतलब ये है कि राजा की तुलना देवता से की जाती, देवों से की जाती। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है, राजा का पद, राजा का पद राजा का पद देवी करण, या राजा की तुलना देवों से की जाती थी। ठीक है, अच्छा, विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, अर्थात सभी स्वतंत्र अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते। प्रशासन जो बांटा हुआ था, वो अलग अलग जो इकाइयों में बांट दिया था, तो अलग अलग इकाइयों में बांट दिया था, तो विकेंद्रीकृत। ठीक है, विकेंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी।
और सभी स्वतंत्र थे, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे। पॉइंट नंबर 4, भी केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था थी, क्यों प्रशासन बांटा हुआ था कई व्यवस्था, ठीक है। सभी, पॉइंट नंबर 5, सभी स्वतंत्र थे, अपने 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 क्षेत्रों में कार्य करते थे। तो ये था गुप्त काल के प्रशासन का स्वरूप। पहली बात तो यह है कि राजतंत्र प्रशासन था, राजा होता था, सभी शक्तियां राजा के पास थी, ठीक है। राजा का पद देवीकरण था, यानी कि देवता से राजा की तुलना की जाती थी। विकेंद्रीकृत प्रशासन था, क्योंकि प्रशासन बांटा हुआ था, ठीक है, इकाइयों में। सभी स्वतंत्र थे, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते थे, ठीक। ये गुप्त काल का प्रशासन का स्वरूप था, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन कैसा था। गुप्त काल का केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में क्या था, ठीक है। फिर देखेंगे जो प्रांतों में बांटा हुआ प्रशासन, प्रांतों में कौन थे। फिर जिले जिले के प्रशासन में कौन था प्रमुख। फिर नगर के प्रशासन में कौन था, और फिर ग्राम प्रशासन में कौन था, ठीक है। तो आइए देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन सीधी बात है, राजा होगा, ये स्वरूप था। अब देखते हैं गुप्त काल का केंद्रीय प्रशासन। केंद्र में कौन कौन होता है। पॉइंट नंबर 1, केंद्र प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा था, सीधी बात। केंद्र में कौन होगा, राजा। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता था, जैसे महाराजा धीराज, ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होता, वोटिंग नहीं होती थी किसी प्रकार की, वंशानुगत। प्रशासन संचालन हेतु राजा की मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जैसे आज होती है। पीएम की मदद करने के लिए आज मंत्री परिषद है, वैसे ही उस समय गुप्त काल में राजा की मदद करने के लिए मंत्री परिषद थी। लेकिन आज जो मंत्री परिषद और जो राजा जो है वो कैसे चुने जाते हैं। आज जो राजा चुना जाता है चुनाव के दौरान, वोटिंग के हिसाब से, मतदान के हिसाब से, और उस समय वंशानुगत होता था राजा किस काल में, गुप्त काल, केंद्रीय प्रशासन की, ठीक है। और जो मंत्री परिषद जो होती थी, जिनके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था, ये पॉइंट है, अमात्य। अमात्य किसके काल में, जो अमात्य किसको कहा जाता था, तो मंत्री जो परिषद जो थी उनके सदस्यों को, यानी कि मंत्रियों को क्या बोला जाता था, अमात्य बोला जाता। प्रशासन को संचालित करने के लिए बड़े बड़े विशाल पदाधिकारी वर्ग थे भाई, यानी कि जो प्रशासन को संचालित करने के लिए बड़े बड़े विशाल पदाधिकारी जैसे आज हैं, ठीक है। जो ए ग्रुप के जो नौकरी करने वाले हैं, जो प्रशासन को, जो सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो केंद्र लेवल के ऊपर जो आज है, वैसे ही उस समय बड़े बड़े विशाल पक्षकारी वर्ग थे, यानी कि पदाधिकारी थे, जो नीतियां बनाते थे, ठीक है। पदाधिकारी वर्गों के संगठन को कुमार मत्ते कहा जाता था, ठीक है। मंत्री परिषद के जो संगठन था, मंत्रियों के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था, अमात्य। लेकिन जो नीतियां बनाते थे, ठीक है,
जो अधिकारी जो होते थे उनके संगठन को क्या बोला जाता था? कुमार मत्ते। ठीक है। जैसे महादंड नायक, जैसे आज कौन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही उस समय कौन होता था? महादंड नायक। संधि विग्राहिक, ये पद भी होता था। ये केंद्रीय प्रशासन के बारे में कुछ पॉइंट लिख। तो सीधी बात है भाई, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सर्वोच्च अधिकारी सर्वोच्च अधिकारी राजा था। ठीक है। कि राजा की मदद करने के लिए कौन होता था? मंत्री परिषद। राजा के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। तो राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता। ठीक है। राजा बहुत सी उपाधि या धारण करता था। जैसे महाराजा धीराज। ठीक है। परम भागवत। ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होता था। पद कैसे होता था? राजा का पद वंशानुगत होता था, कोई वोटिंग नहीं होती। ठीक है। गुप्त काल की बात। गुप्त काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, सर्वोच्च अधिकारी राजा राजा ही होगा। ठीक है? केंद्रीय प्रशासन की बात हो रही है। राजा की मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती है, और राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी, जैसे आज होती। ये सिस्टम इतनी जल्दी नहीं बना, बहुत पहले से चला रहा। ठीक है। ने एक बार सोच के देखो, 1950 से लेके यानी कि 1947 से लेके अभी तक इतना सारा सिस्टम ऑटोमेटिक थोड़ी हो गया। पहले से ये प्रशासन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहा है। जब गुप्त काल में बता रहा है 415 399 से लेके 415 के बीच में बता रहा है कि उस समय मंत्री परिषद होती तो पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, चला ही आ रहा है। हाँ, कुछ बदलाव आए हैं टीम के साथ। ठीक है। मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद मंत्री परिषद के सदस्यों को सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। ये प्रश्न पूछ ले कि अमात्य किसे कहा जाता था, या ऐसे दे दे कि गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन में राजा का राजा की मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद के सदस्य को अमात्य कहा जाता था। क्या दोनों कथन सत्य हैं? तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। अमात्य कहा जाता था भाई मंत्री परिषद के सदस्य। आगे देखिए, क्या और कोई भी होता था केंद्रीय प्रशासन में? हाँ, और कोई भी होता। प्रशासन को संचालित करने के लिए बड़े बड़े विशाल पक्षकारी वर्ग थे, पदाधिकारी थे। ठीक है। प्रशासन को
संचालित करने के लिए, जैसे आज है बहुत से डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और पुलिस महकमा है, वैसे उस समय भी अलग अलग क्या थे, वर्ग थे, वर्गों में बांटा। जैसे बजट आज और कोई बनाता है, वैसे पानी के बारे में और कोई देखता है, और प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी प्रशासन अलग है। ऐसे उस समय भी क्या था, प्रशासन के संचालन के लिए क्या होता था, विशाल जो पक्षकारी वर्ग होते थे, ठीक है, पदाधिकारी, जो क्या करते थे, नीतियां बनाते थे प्रशासन को संचालित करने के लिए। बड़े बड़े पक्षकारी या पदाधिकारी वर्ग थे, जो क्या करते थे, नीतियां बनाते थे। नीतियां यानी कि कानून बनाते थे, नीतियां बनाते थे, किसके लिए, लोगों के हित के लिए, ठीक है। पदाधिकारी वर्ग के संगठन को कुमार मत्ते कहा जाता था, ये पॉइंट, कुमार मत्ते किसे कहा जाता, तो पदाधिकारी वर्ग के संगठन को कुमार मत्ते कहा जाता, ठीक है। जैसे महादंड नायक, जैसे कौन सा पद हो गया, महादंड नायक, तो ये था गुप्त काल का केंद्रीय प्रशासन। सर्वोच्च अधिकारी कौन था, राजा था। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करता था, महाराजा धीराज और परम भागवत। राजा का पद वंशानुगत होता था। राजा को मदद करने के लिए मंत्री परिषद होती, मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता था, अमात्य। कई बार आ जाए अमात्य क्या है, तो मंत्री है, सीधी बात है। प्रशासन को संचालित करने के लिए बड़े बड़े क्या थे, पदाधिकारी थे, ठीक है। और इन पदाधिकारियों के संगठन को क्या बोला जाता था, कुमार मात्य, ठीक है। तो ये था गुप्त काल का प्रशासन के, केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब बात करते हैं गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन हो गए। अब जैसे आज क्या है, हमारे जिले, जिले नहीं, राज्य हैं। उस समय राज्यों को क्या बोला जाता था, प्रांत। तो प्रांतीय प्रशासन की बारे में जो तथ्य है हमारे पास, उनके बारे में देखें। तो गुप्त काल में प्रांतीय एक काल में प्रांतीय प्रशासन। तो गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था, ठीक है, इसके बारे में। केंद्र का विभाजन, जैसे आज जो है, जो भारत जो देश है, उसका विभाजन किस में हो रखा है, राज्यों में रखा है। वैसे ही तो यानी केंद्र का विभाजन राज्यों में, वैसे ही गुप्तकालीन में
केंद्र का विभाजन प्रांतों में हो रखा था। ठीक है, जिसे अवन या भुक्ति कहा जाता है। जैसे आज स्टेट बोलते हैं, उस समय अवन या भुक्ति बोलते थे। ठीक है, इसके प्रमुख उपरीक या मुख्यमंत्री, उपरीक शब्द, उपारिक शब्द है, उपारिक शब्द। ठीक है, तो यानी कि भुक्ति या अवन या प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो राज्य का आज समय कौन है, मुख्यमंत्री है। तो उस समय मुख्यमंत्री को क्या बोला जाता था, उपारिक। ठीक है, वो राजवंश के लोग ही होते। ठीक है, ये पॉइंट लिख। केंद्र का विभाजन, विभाजन होता है, इसमें होता है भाई अवन या भुक्ति। ठीक है, या प्रांत। ठीक है, अवन आ जाए, भुक्ति आ जाए या प्रांत आ जाए। प्रांत तो आएगा नहीं, अवन और भुक्ति में से आएगा। ये गुप्त काल में प्रांतीय विभाजन जो हो रखा था, या राज्य को क्या बोलते थे, तो राज्य को भुक्ति बोलते। ठीक है, स्टेट आ जाए, स्टेट को क्या बोलते थे, राज्य को क्या बोलते, तो भुक्ति या अवन बोलते थे। ठीक है, कहा जाता था। ठीक है, अब अवन या भुक्ति का जो प्रमुख जो होता था, इनके प्रमुख को क्या बोलते थे, उपारिक या मुख्यमंत्री। भुक्ति के भुक्ति के प्रमुख, प्रमुख को क्या बोलते थे, उपारी। ठीक है, अच्छे से लिखते हैं इसको, तो ये आएगा भाई उपारी या मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये जो उपारी जो पद जो होता था, इन पर जो लोग होते थे वो किस, वो राजवंश के ही होते थे। तो उपारी के ये या मुख्यमंत्री के पद पर राजवंश के लोग ही होते थे। यानी कि राजकुमार हो गया, राजा जो है उनका लड़का राजकुमार हो गया, या उनके कोई क्लोज जो है लोग ही होते थे, लोग ही। ठीक है? तो राजवंश के लोग ही थे। ठीक है, तो ये देख लिया हमें गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था। केंद्र का विभाजन हो रखा था अवन व भुक्ति में या प्रांत। ठीक है, बटा हुआ था। और भुक्ति का जो प्रमुख प्रमुख जो होता था उसे उपारिक बोलते थे या मुख्यमंत्री। और उपारिक का जो पद था वो कैसा था, वो भी जो राजवंश जो था उनके ही लोग होते। ठीक है, अब जो प्रांत से नीचे जो प्रशासन बटा हुआ था उसका, अब प्रांत बटा हुआ था, जैसे केंद्र, केंद्र जो आज के समय में है वो उस समय में था। केंद्र, केंद्र बटा था किसमें, प्रांत में या राज्य में। राज्य शब्द उस समय था नहीं, प्रांत था। और प्रांत बटा हुआ था किसमें, जिलों में। तो जिलों का प्रशासन देखते, तो जिला प्रशासन गुप्त काल
में जिला प्रशासन बना। तो आइए जिले प्रशासन की बात। प्रांतों का विभाजन जिलों में था भाई, सीधी बात है। राज्य किसमें बटे? जिलों। ठीक है। जिलों को क्या बोला जाता था? विषय कहा जाता था, विषय। और विषय का जो प्रमुख जो होता था उसे क्या बोलते थे? विषयपति। और विषयपति को सहायता देने के लिए क्या होती थी? एक परिषद होती। ठीक है। और उस परिषद में कौन कौन होता था? उस परिषद में व्यापारी लोग होते। और नगर के जो श्रेष्ठी जो श्रेष्ठी व सार्थवाग बोलते थे उनको, सार्थवाग होते थे इस जो परिषद है इसके अंदर। तो आइए कुछ पॉइंट लिख। प्रांतों का विभाजन। प्रांतों का विभाजन किसमें हो रखा था भाई? विभाजन किसमें हो रखा था? जिलों में। जिलों को क्या बोला जाता था? जिलों को क्या बोला जाता था? तो विषय, विषय बोला जाता। और विषय के प्रमुख को क्या बोला जाता था? विषय के प्रमुख को क्या बोला जाता था भाई? विषयपति। विषयपति। ठीक है। और विषयपति को सहायता देने के लिए, विषयपति को सहायता देने के लिए परिषद होती थी। परिषद होती थी। और परिषद में कौन होता था? सारथवाह। परिषद में सारथवाह होते थे। अब ये सारथवाह क्या है? ये व्यापारी, इनको बोला जाता व्यापारी। ठीक है। तो ये था जिला प्रशासन। प्रांत बटे थे जिलों में, और जिले को बोला जाता था विषय। और विषय के प्रमुख को विषयपति। और विषयपति की सहायता देने के लिए कौन होता था? परिषद होती थी। और परिषद में कौन होते थे? सारथवाह। सारथवाह कौन होते हैं? व्यापारी होते। तो ये था गुप्त काल में जिला प्रशासन। अब बात करते हैं हम नगर प्रशासन की। जिले प्रशासन की बात कर ली, अब नगर प्रशासन की बात। और नगर प्रशासन के बाद आएगा कौन सा? ग्राम प्रशासन। ठीक है। जैसे आज के इसमें ग्राम पंचायत है। ठीक है। और शहरों में कौन सी होती है? नगर परिषद। वैसे ही कौन सा है? नगर प्रशासन की बात हो रही है। आइए देखें। गुप्त काल में नगर प्रशासन कैसा था? नगर प्रशासन की। गुप्त काल में पाटलिपुत्र व वैशाली। पाटलिपुत्र का जिक्र किसने किया था? फायन ने भी किया। पाटलिपुत्र व वैशाली जैसे नगर विकसित। ठीक है। इसका सर्वोच्च अधिकारी पुरपाल था। पुरपाल। इस पुरपाल पद का नाम है। इसका पद भी वंशानुगत होता है।
तो ये नगर प्रशासन। आइए लिखते हैं 2 लाइनें। गुप्त काल में पाटलिपुत्र व वेसल जैसे नगर विकसित थे। ठीक है। इनका सर्वोच्च अधिकारी अधिकारी पुरपाल। अब ठीक है। इसका पद भी क्या होता था? वंशानुगत होता। यानी कि एक व्यक्ति बन गया, फिर इसका लड़का बनेगा, फिर इसका लड़का, फिर इसका लड़का, फिर इसका, ये होता था वंशानुगत। अब बात करते हैं ग्राम प्रशासन। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और सबसे बड़ी इकाई केंद्र। ठीक है। जिलों का विभाजन तहसीलों में, कई ग्रामों का समूह पेट। ठीक है। ग्राम बटा हुआ था। वंशानुगत शासन था। ग्राम सभा शासन संभालती थी। इसमें 72 ग्रामिक, ये प्रमुख अधिकारी थे भाई ग्राम के। तो आइए ग्राम प्रशासन। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी भाई ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ठीक है भाई। जिलों को बांट रखा था किसमें? तहसीलों में। कई ग्रामों का समूह क्या था? तहसील। ठीक है। और फिर उससे छोटा क्या था? ठीक है। वंशानुगत शासन था किस पे? ग्राम। वंशानुगत शासन था भाई। ठीक है। किस पे? ग्राम पे। आज के जैसे नहीं कि सरपंच उठ गया और जीत गया, फिर दूसरा सरपंच उठ गया, टक्कर में कोई भी उठ सकता है। उस समय जैसे नंबरदार का शासन होता है आज के टाइम, ठीक है, वैसा प्रशासन। ठीक है। ग्राम सभा शासन संभालती। तो ग्राम का जो शासन है वो कौन संभालती थी? ग्राम सभा। ग्राम सभा शासन संभालती। और ग्राम सभा में कौन कौन होता था? तो ग्राम सभा में 72, ये पद का नाम। जैसे आज होते हैं मेंबर, इनको पंच बोलते हैं। सरपंच होता है, और कौन होता है? ग्राम सचिव होता है। वैसे ही उस समय जो था ग्राम सभा में
ग्राम सभा में 72 कट बिन कुंबिन और ग्रामिक 72 कुटुंबिन और ग्रामिक के प्रमुख अधिकारी ग्राम में थे। ये प्रमुख अधिकारी ग्राम में थे। ठीक है, तो ग्राम प्रशासन की बात की हमने, तो सबसे छोटी इकाई थी प्रशासन की, सबसे बड़ी केंद्र थी। वंशानुगत शासन रहता था ग्राम में। ग्राम सभा शासन संभालती थी और ग्राम सभा में 72 कुटुंबिन और ग्रामिक के प्रमुख अधिकारी होते। ठीक है, तो ये हमने केंद्र से लेकर ग्राम तक गुप्त काल का क्या देखा। ठीक है, तो केंद्र से लेके और ग्राम तक हमने क्या देखा, गुप्त काल का प्रशासन देखा। तो कल जो है हम देखेंगे राजस्व प्रशासन, गुप्त काल का राजस्व प्रशासन। तो आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।